दानियाल अजीज साहब मेरे साथ मौजूद है। दानियाल अजीज साहब, वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट कि जनाब इकॉनमी कैसे दुरुस्त हो सकती है, ये कैसे होनी चाहिए और क्या इश्यूज़ हैं, और उसके आपने हेड्स अप भी दिया सबको और बताया भी, अपनी पार्टी को भी बताया। बट माई पॉइंट इज़ which I'm trying to ask over here is कि did your leadership buy all these things despite all the facts कि आप उनको एक heads up भी दे रहे हैं, आप उन्हें बता भी रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने क्या किया, और अभी उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो 12 महीने के अंदर अंदर सामने आना शुरू होंगे, और ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट आउट तो कर दी। बट डिस्पाइट ऑल दिस आपको हीट फेस करना पड़ रही है, और आपको हीट फेस करनी पड़ रही है विद इन द पार्टी। और अब आज आप कहाँ पे खड़े हैं व्हेन इट कम्स टू योर पार्टी जी? उसमें जी जो पार्टी ने ये दोनों चीजें जुड़वा कर दी। उनका ये ख्याल था शायद कि ये, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे शोकॉज नोटिस इशू हुआ था। उस शोकॉज नोटिस का मैंने तफसीली जवाब दिया, जिसमें जो भी मेरे पे इल्जामात उस शोकॉज नोटिस के जरिए लगे थे, मैंने उन सब को रिबट किया। और उनको जब मैंने रिबट किया तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ किया, कोई अपनी राय के तहत नहीं किया। यानी मैंने उसमें कोट किए हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट पाकिस्तान रूल्स ऑफ बिजनेस, मुख्तलिफ किस्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके तहत ये साबित होता था कि ये जिम्मेदारी एहसन इकबाल साहब की थी और उसका प्रचार करना मरियम औरंगजेब साहिबा की थी। तो उसमें जो पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी को तो नुकसान हुआ उनकी नाअहली और नलायकी की वजह से। और उलट जिसने ये आके बता दिया कि जनाब, वो अंग्रेजी का मुहावरा शूट द मैसेंजर, कि ये बता दिया कि जनाब पार्टी का नुकसान इस तरह से हुआ है और ये बयानिया हमें बनाना चाहिए, बजाय उस पर कान रखते और उसको देखते और मुझे सुनते, उन्होंने उलट जो है मुझे शो कॉज नोटिस दे के तो कह दिया कि जनाब आप इस चीज का जवाब दें। तो जब मैंने जवाब दिया तो पहली दफा शायद उन्होंने सोचा कि यार ये तो वाकई जो बातें हैं इसने गलत तो नहीं की। तो फिर एक प्रोसेस डायलॉग का शुरू हुआ, जिसमें एहसन इकबाल साहब के साथ मुझे बैठाया गया। पहले कमेटी बनी, उसमें मुख्तलिफ पार्टी के ओहदेदारान थे, सीनियर लोग जो डिप्यूट हुए थे इस काम के लिए, और उसके ऊपर उनके साथ डायलॉग हुआ पहला। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ इक़दाम किए, उनके ऊपर मैंने अमल दरामद किया इन गुड फेथ कि ये मामला जो है ये उन पार्टी के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं और ये हल हो जाए। लेकिन वो करके भी जब मीटिंग हुई तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, एहसन इकबाल साहब को जब ये बात समझाई गई कि ये आप नुकसान कर रहे हैं पार्टी का और ये बनता नहीं है आप जो कर रहे हैं, ये ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया हो तो पार्टी टिकट तो वहां जाएगी जहाँ सीट जीती जाएगी। तो फिर ये जिद हो गए, तो इनकी जिद में आके तो फिर इस तरह के और मुख्तलिफ किस्म के जाली जो है ना, ये मेरे पे इल्जामात लगाए कि मैंने पार्टी का मजाक बनाया, ये ऐसा कुछ है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो, आप ट्विटर अकाउंट मेरा देख लें, मेरे ख्याल में मुझे तो कितने 4-5 साल हो गए, मैं तो रहा ही अस्पतालों में हूँ या सफ़ों पे रहा हूँ। मेरे वालिद साहब चले गए, मेरी वालदा चले गई। मैं तो सोशल मीडिया, ना मेरा कोई फेसबुक पेज है, मेरा ट्विटर एक अकाउंट है, या मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ। तो उसको आप देख लें कि मेरी तरफ से क्या चीज़ जाए। तो ये एक बना के जो है ना मन गढ़ंत कहानी, तो इन्होंने पार्टी को पॉइजन करने की कोशिश की कि देखें जी दानियाल साहब अभी भी एडमेंट है ये इस तरह से। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं थी, ना ही कोई इस तरह का कोई सबूत है। अभी आप पार्टी के, अभी आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या नहीं है? जी मैंने तो, सच्ची बात है कि ये इतना जल्दी और इतना मतलब शॉकिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि, और ऊपर से ये हमारे जो कागजात नामजदगी है इसमें विड्रॉल की डेट और इसमें निशान अलॉटमेंट की डेट और ये जो सारा पूरी कैंपेन को प्लान करना और चलाना, और मतलब ये बहुत बड़ा काम है जी। 400 और 442 पोलिंग स्टेशन है मेरे। तो यू कैन इमेजिन उस एक के ऊपर सिर्फ पोलिंग एजेंट ही तैयार करना जो है ना, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। कैंपेन चलाना तो और बात है। तो इस सारे को तैयार करते हुए मेरे पास तो एक सेकंड की जो है ना वेल नहीं है कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूं कि अब क्या होगा। ये पार्टी पे वो जो कुछ आगे उन्होंने इतना नुकसान कर दिया, तो अगर वो समझते हैं कि मेरी कोई सर्विसेज नहीं है या मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी या मेरे पास फ्यूचर में कुछ ऐसी एबिलिटी नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, जबकि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का इशू है इस वक्त महंगाई का, उसके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें जो आपके भी शो में भी बताई हैं और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी तहकीकात की हैं, इसका हल भी मैं पेश करना चाहता हूँ। तो ये मेरे जैसे लोग जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को थ्रेटनिंग है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम क्लीन हैं, हमारे ऊपर कोई करप्शन का दबा नहीं है, पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, हमारा अपना वोट बैंक है। तो किसी भी जमात के लिए जो है ना, मेरे जैसे लोग वो एकदम से एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, उनके लिए थ्रेटनिंग हो जाती है।
और मैंने तो नहीं उनको कहा कि आप ना पढ़ाई लिखाई करके आप देखें, एहसन इकबाल साहब तो क्लासिक केस है, वो कहते हैं LBDN, तो LBDN लुक बिजी डू नथिंग, इनकी आनियां जानियां बहुत होती हैं लेकिन कभी इनका आउटपुट नहीं कोई गवर्नमेंट को मिला कि जी ये काम इन्होंने किया है। अभी आप दानियाल साहब, अभी आप एज ऑफ नाउ आर यू विद मुस्लिम लीग नून, या अभी आप नून के साथ नहीं है? जी मैंने तो इस सिलसिले में कोई ऐसी ना सोच की है ना चेंज की, मैं तो इलेक्शन में फंसा हूँ, तो ये तो उनका फैसला है, वो जो करना चाहते हैं कर दें, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला अवाम ने इस चीज़ का बहुत बुरा रिएक्शन लिया है, क्योंकि एक ज़िले में ये जिस तरह से एहसन इकबाल साहब चाहते हैं कि इनका कब्जा जम जाए और सारी बरादरियाँ जो है वो तबाह हो जाएं, और साहब बहुत सारी बातें हैं। जब मरियम नवाज शरीफ का करियर शुरू हुआ तो वो जफरवाल आके पहले उन्होंने जलसा किया था इसी हल्के में, और उस वक्त एहसन इकबाल साहब मसरूफ थे, चेयरमैनों को फोन कर करके रोक रहे थे कि आप मत जाएं जलसे में। तो ये जो चंद सीनियर लोग हैं अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम, ना ये खुद कुछ करने के काबिल है ना ये किसी और को आगे आने देते हैं, तो ये बराजमान हुए और पार्टी को इन्होंने जहां तक पहुंचा दिया वो आपके सामने है। सो अभी आपका कोई फैसला नहीं हुआ, पार्टी की लीडरशिप ने कोई फैसला नहीं किया, और या आपने कोई फैसला नहीं किया कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या नहीं है, इसीलिए आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? जी मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, और इसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि इनसे गलती हुई है और इन्होंने पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान किया है ये फैसले करके, और जैसे भी हुए हैं। तो इसमें यह है कि मुझे बार बार लोग ये पूछते हैं कि जी आप हमें बताएं कि अगर आपको लोगों ने मेहरबानी करके इलेक्ट कर दिया तो जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो आप किधर होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो बड़ा क्लियर है, मैं उन सफ़ों में गिना जाऊंगा जहां पर मैं महसूस करता हूं कि महंगाई की रोकथाम के लिए कुछ फैसले होने की कुव्वत है, और अगर वो नहीं है तो फिर मैं उन सफ़ों में नहीं होंगे। अच्छा, फिर आप उन सफ़ों में नहीं होंगे। सो फिर वो सफ़े जो है वो आप कह रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग नून में नहीं होंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं उस वक्त देखूंगा, अभी तक तो देखें बिलावल साहब ने 10 नुकाती एजेंडा निकाला है, तो उस 10 नुकाती एजेंडे में उन्होंने महंगाई का लफ्ज भी नहीं डाला, उसके तबसरे के ऊपर या उसकी रोकथाम के ऊपर या उसकी वजूहात क्या है कि क्यों वो नमूदार हुई, लोगों को क्यों अजीरन किया हुआ उसने, उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं है। तो अगर बाकी सब ने भी यही करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर मैं अकेला ही काफी हूँ। उसकी वजह यह है कि जो स्टेट बैंक एक्ट है वो डिटरमिन करता है कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान में, अब ये 2 साल पहले की अमेंडमेंट्स की वजह से, लेकिन वो अकाउंटेबल है, लफ्ज अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए वो साल में 4 रिपोर्टें एक किस्म की और 2 रिपोर्टें 2 दफा साल में एक किस्म की वो पेश करते हैं वहां पर, ताकि उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके और उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके। तो उसके लिए पार्लियामेंट काफी है, वो किसी कैबिनेट का काम नहीं है, वो किसी स्टैंडिंग कमेटी का काम नहीं है, वो पार्लियामेंट का काम है। उधर अगर मैं अलग किया, अगर दानियाल साहब बन के गया तो मैं ये काम करूंगा। अच्छा ठीक है,